हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज शिशिका। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पीटी 365 यहाँ पे विजन आइज की, जो कि अपडेटेड क्लासरूम मटेरियल है। मार्च से लेकर मई के बीच में जितनी भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आई होप एंड आई विश कि आप लोग की प्रिपरेशन पूरे धूमधाम से चल रही होगी। तो बिल्कुल लग जाइए ज़ोरों शोरों से, क्योंकि ज़्यादा टाइम आप बचा नहीं है। बट कोई नहीं, रिवीजन करते रहिए, है कि नहीं। अपना टेस्ट सीरीज़ देते रहिए और जितना भी आज तक आप लोग ने पढ़ा है रिवीजन करते रहिए। इस मैगज़ीन को भी देखते रहिए। जो भी मैं यहाँ पे आपको लेसन प्रोवाइड कर रही हूँ उसको प्लीज़ देखते रहिए, क्योंकि एंड टाइम तक मैं आपको दूंगी। 2 अक्टूबर तक मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। 3 अक्टूबर को तो आप लोग देखोगे नहीं, एक दिन आप लोगों को पूरी तरीके से अपने लिए चाहिए, तो उस दिन मैं लेक्चर नहीं प्रोवाइड करूँगी। लेकिन 2 अक्टूबर तक जितनी मेरे लेसन आएगी कोशिश कीजिएगा सब देखने का, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए आते हैं इन्वायरमेंट के सेक्शन। हम लोग देख रहे थे यहाँ पे आर्कटिक ओजोन होल तक डिस्कस कर चुके थे। सेकेंड आज हम लोग देखेंगे अंटार्कटिक में फर्स्ट टाइम ऐसा हीट वेव देखने को मिला। सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक के साथ। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि साइंटिस्ट के द्वारा ये रिकॉर्ड किया गया है कि अंटार्कटिक वाले रीजन में फर्स्ट टाइम हीट वेव देखने को मिला है। हीट वेव कहने का मतलब है कि गर्म हवा, जैसे पहले के टाइम में लू कहा जाता था, तो लू आपको देखने को मिलेगा कि जब नॉर्मल टेम्परेचर से भी अबव हो जाता है तो उसको लू कहते हैं। बट अबव टेम्परेचर में से भी अगर 6 डिग्री 5 to 6 डिग्री आपका अगर बढ़ जाए तो उसको हम लोग हीट वेव कहते हैं। कहने का मतलब है कि 40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे लू चलने लगता है, लेकिन अगर 45-46 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो फिर वो हीट वेव में कन्वर्ट हो जाता है। बट अंटार्कटिक में देखते हैं कि क्या बातें की जा रही है। ये हीट वेव इवेंट जो है ईस्ट अंटार्कटिक में देखने को मिला 2019-20 में, वो भी सदर्न हेमिस्फेयर समर में। सदर्न हेमिस्फेयर ये हमारा ग्लोब है, इसमें आपको ये नदर्न हेमिस्फेयर, यहाँ पे हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, ये नदर्न हेमिस्फेयर है, ये सदर्न हेमिस्फेयर है। ये आपको आर्कटिक पोल देखने को मिलता है, ये अंटार्कटिक पोल देखने को मिलता है। तो अंटार्कटिक वाली रीजन यहीं पे है, और सदर्न हेमिस्फेयर में भी जो समर आता है उसमें ये हीट वेव्स देखने को मिला। हीट वेव्स को यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव डेज में क्लासीफाई किया गया है कि 3 दिन लगातार जो है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दोनों देखने को मिला। तो किसकी वजह से यहाँ पे हीट वेव्स आया, कैसे आया, ये देखते हैं। ड्यूरिंग जो यहाँ पे स्प्रिंग का सीज़न था 2019 में, तो स्ट्रॉन्ग वार्मिंग देखने को मिला, यानी कि अंटार्कटिक रीजन के ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर है, सबसे पहले तो नीचे वाले जिसमें हम लोग रहते हैं उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, अप टू यहाँ पे 50 मीटर। उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फेयर आता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो ओजोन होल का साइज़ है वो कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहे थे कि अंटार्कटिक रीजन में ओजोन होल जो है वो बड़ा होते जा रहा था, बट अब वो हील हो रहा है। इट मीन्स कि उसकी होल जो है वो छोटी होती जा रही है। इससे क्या है कि एक यहाँ पे नेगेटिव स्टेट देखने को मिला सदर्न एनुलर मोड में। इससे क्या हुआ कि वार्म एयर जो यहाँ पे लोअर लैटिट्यूड में है ये यहाँ पे बढ़ने लगा। अब ये सदर्न एनुलर मोड क्या है, इसको हम लोग अंटार्कटिक ऑसिलेशन भी कहते हैं। ऑसिलेशन जो कि आप देखते हो कि पेंडुलम एक बार इधर से आपका टू एंड फ्रो मोशन में चलता है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अंटार्कटिक ऑसिलेशन। नॉर्थ साउथ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग विंड की। तो ये कैसे चलता है, ये नॉर्थ साउथ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो इस तरीके से नॉर्थ साउथ मूवमेंट जो है ये स्ट्रांगली आपका वेस्टर्ली विंड है, जो कि ऑलमोस्ट कंटिन्यूस आपका मिड टू हाई लैटिट्यूड में, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर के मिड टू हाई लैटिट्यूड में ये बहता है, और इस तरीके से नॉर्थ एंड साउथ में आपका ये ट्रू एंड फ्रो मोशन में। तो इसको हम लोग कहते हैं सदर्न एनुलर मोड। कुछ और अगर फैक्टर्स देखें 2019 में जो कि यहाँ पे अंटार्कटिक को गर्म करने में हेल्प किया है, तो वो है पहला इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल जो कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्टेट था। क्यों? क्योंकि रिट्रीट ऑफ मानसून, जब रिट्रीट ऑफ मानसून होता है तो उस समय क्या देखने को मिलता है कि बारिश जो है ना वो वापस आती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है इसको कहते हैं, यानी कि ये वापस जाती है, यानी कि टाटा बाय बाय वाला ये मानसून है। इसका मतलब है कि जो वेस्टर्न इंडियन ओशन में जो वाटर है वो यहाँ पे नॉर्मल से भी गर्म हो गया। इंडियन ओशन डाइपोल की अगर बात करें तो मानिए कि ये हमारा इंडिया है। ठीक है, इंडिया का ये सदर्न पोर्शन है, यहाँ पे आपको इंडियन ओशन देखने को मिलता है। ये इंडियन ओशन का ईस्टर्न भाग हो गया, ये वेस्टर्न भाग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्टर्न भाग में ये जो इंडियन ओशन है ये गर्म हो गया। ये जब गर्म होगा यानी कि यहाँ पे आपका जो है इवोपोरेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा होगा, फिर प्रेसिपिटेशन अच्छी होगी, तो रेनफॉल अच्छी होती है। तो यहाँ पे अगर ये ज़्यादा गर्म हो जाता है तो यानी कि मानसून अच्छा आता है। लेकिन अगर ईस्टर्न साइड में गर्म हो गया ज़्यादा अगर इंडियन ओशन की वाटर, तो हमारे यहाँ मानसून बहुत कम आती है, यानी कि अच्छी नहीं आती है। तो यहाँ पे इंडियन ओशन में अगर हम लोग देखें तो वेस्टर्न इंडियन ओशन में जो पानी है वो ज़्यादा गर्म हो गया, जो नॉर्मल
से भी ज़्यादा गर्म हो गया तो ये एक रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम लोग पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं। पॉजिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हमारे यहाँ अच्छी मानसून आती है। और नेगेटिव कब कहेंगे? जब ईस्टर्न यहाँ पे इंडियन ओशन की पानी अगर गर्म हो जाएगी तो फिर हम लोग नेगेटिव डाइपोल कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मानसून अच्छा नहीं आया। तो यहाँ पे जो आपकी वाटर है वेस्टर्न इंडियन ओशन में, ये आपका ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो गया, जिसके कारण यहाँ पे अंटार्कटिक में भी हीट देखने को मिला। एयर जो यहाँ पे राइज हो रहा है इससे, और अदर जो वार्म ओशन देखने को मिल रहा है पैसिफिक ओशन में, उससे भी एनर्जी सोर्सेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि जो वेदर सिस्टम है उसका पाथ यहाँ पे चेंज हो रहा है, और इसके कारण जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो यहाँ पे डिस्टर्ब भी हो रहा है और गर्म भी हो रहा है। तो ये भी एक रीज़न है। यानी कि पहला तो रीज़न आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशन डाइपोल, यानी कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल के कारण हमारे यहाँ अच्छा मानसून आ रहा है। तो वही एक सेम रीज़न है जिसके कारण जो है सदर्न हेमिस्फेयर में जो अंटार्कटिक रीजन है उसमें आपका हीट वेव देखने को मिल रहा है। और दूसरा है कि ओशन वार्म ओशन देखने को मिल रहा है पैसिफिक ओशन के पैचेस में, जिसके कारण जो है यहाँ पे जो वेदर सिस्टम है उसके पाथ यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे हैं, साथ ही साथ जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो स्ट्रेटोस्फेयर गर्म हो रहा है तो उससे भी जो है ना हीट वेव्स की चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ये सिग्निफिकेंट क्यों है, क्या इसका महत्व है? अंटार्कटिक आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा आइसोलेट है, बिल्कुल अलग से आपको ये कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, जितने भी कॉन्टिनेंट है, और वो भी सदर्न ओशन से। बट ये आप देखोगे कि वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट इसका पड़ता ही पड़ता है। कुछ भी अगर अंटार्कटिक में हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये आइसोलेट है तो इससे कुछ भी और भी कॉन्टिनेंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तो पड़ता है। यहाँ पे ग्लोबल ओशन कन्वेयर बेल्ट है, एक कॉन्स्टेंट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा कि डीप ओशन सर्कुलेशन होता है, जिसमें कि ओशन हीट जो है ना वो आपको चारों ओर, प्लानट के चारों ओर वो घूमता है, और यहाँ पे मेल्टिंग आइस शीट होती है। अगर ग्लोबल आपका जो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, हीट वेव बढ़ते जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि उस इन्वायरमेंट में गर्मी पैदा होगी। गर्मी पैदा होगी तो क्या होगा कि जो अंटार्कटिक में बड़े बड़े आइस शीट है, बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं, वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम लोग एक्सपीरियंस देखें प्रीवियस जो इस तरीके का हॉट समर अंटार्कटिक में, तो मल्टीपल जो है बायोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने को मिला, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आगे आने वाले सालों में भी देखने को मिलेगा, कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है मोस्ट ऑफ द जो रिमोट एरिया है प्लैनेट का उसको इम्पैक्ट करेगा। यानी कि जो गरीब वाला जगह है, एकदम गाँव वाला जगह है, मतलब कि इंटीरियर प्लेस है, उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो अब आर्कटिक हीट वेव के बारे में भी देख लेते हैं। ये तो अंटार्कटिक हीट वेव है, क्यों हुआ ये समझ में आ गया। आर्कटिक हीट वेव भी होता है। आर्कटिक हीट वेव आप देखोगे कि यहाँ पे टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है वो 38 डिग्री से भी ज़्यादा किया गया है, वो भी सिबेरियन टाउन में, और ऑल टाइम हाई देखने को मिला। सिबेरिया जो है यहाँ पे हायर देन एवरेज सरफेस एयर टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, वो भी सिंस जनवरी से। और लास्ट डिकेड में देखें तो यहाँ पे हीट वेव जो अकरेंस है टेरेस्ट्रियल आर्कटिक रीजन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। टेम्परेचर जो बढ़ते जा रहा है उससे विंड पैटर्न आपका और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और इससे आर्कटिक जो है ना इसमें आपका हीट पैदा हो रहा है। आइस जो सी आइस है इसकी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि हीट पैदा होगा तो ऑब्वियस है गर्मी ज़्यादा होगा, आइस आपका पिघलना स्टार्ट होगा। ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज में आप देखोगे कि हमारे कारण जो है बहुत सारा ऐसा कारनामा किया जा रहा है जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रही है। हीट वेव जो अकरेंस इस रीजन में देखने को मिल रहा है आर्कटिक वाले रीजन में, इससे जो है ना लोकल वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है, इकोलॉजी को थ्रेटेंड है, ह्यूमन हेल्थ को और इकॉनमी को। देखिए जितने भी आप पानी में आइस की बर्फ़ देखते हो, सिल्ली देखते हो, उसमें बहुत सारे जो है स्पीशीज़ रहते हैं, जैसे पोलर बियर रहते हैं, पेंगुइन वगैरह रहते हैं। तो अगर ये सारे बर्फ़ की सिल्लियाँ अगर डूब जाएगी, पिघल जाएगी, तो फिर उनका रहने का जगह ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर अगर बढ़ रही है तो उससे तो हमारी एक तो नेचुरल ब्यूटी जा रही है, ऊपर से हमारी जो आइस की सिल्ली है वो पिघल रही है, सी लेवल हमारा बढ़ रहा है, और उसमें जो स्पेशीज़ की हैबिटाट है वो ख़त्म हो रही है। कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग जो है उनकी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है जस्ट बिकॉज द राइज इन सी लेवल। सो दीज आर द इफ़ेक्ट्स जो कि हम लोग यहाँ पे आर्कटिक हीट वेव से देख रहे हैं। अब आते हैं पीटलैंड के बारे में। पीटलैंड क्या है, न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि नदर्न पीटलैंड में जो है ना वाटर लॉस देखने को मिला है। और पीटलैंड यानी कि इसको हम लोग पठार कहते हैं, पठार भी वो वाला पठार नहीं, एकदम से पीटलैंड एकदम समतल पहाड़ कहते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, इसमें आपका प्लांट के मटेरियल होते हैं जैसे कि मॉसेस, ह्यूमस, ये सारा होता है। तो ये वाटर सैचुरेटेड एरिया में आपका एक्यूमुलेट होते हैं और पार्शली डिकम्पोज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये इसका मेन पार्ट है पीटलैंड में, आप ये समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसमें पार्शली डिकम्पोज होता है। ठीक है, यानी कि जो भी आपके प्लांट्स वगैरह रहते हैं वो पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं होते, मिट्टी के साथ, पानी के साथ नहीं मिलते हैं। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वाटर लॉस देखने को मिला और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सेकंड प्रॉब्लम आ रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप देख रहे हो कितने तरीके के प्रॉब्लम निकल कर आ रहे हैं। जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे साइंटिस्ट के द्वारा देखा गया है कि बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज का, वो भी बोरियल फॉरेस्ट में और पीटलैंड में। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके। पीटलैंड अगर हम लोग ग्लोबल लैंड सरफेस देखें तो उसका 3% कवर
कवर किया जाता है और लार्जेस्ट नेचुरल आपको टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टोर देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि एक तो हम लोग वेटलैंड देखते हैं जिसमें कि आपका या तो टेम्प्रेरी वाटर होता है या तो परमानेंट वाटर होता है, वो भी कार्बन स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। सेकंड इज पीटलैंड। पीटलैंड आप देखो कि टेरेस्ट्रियल में ये एक तरीके का आपका प्लेन पठार है जिसमें कि कार्बन स्टोर किया जाता है और ये परमाफ्रॉस्ट रीजन में पाया जाता है, यानी कि पोल्स में पाया जाता है। परमाफ्रॉस्ट रीजन वो रीजन होता है जो कि लगातार 2 साल से आपका -डिग्री में या फिर 0 डिग्री में पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। तो उस रीजन में आपको ऐसा जो है पीटलैंड देखने को मिलेगा और ये पोल्स वाले एरिया में या फिर हाई लैटिट्यूड में होता है। कोस्टल एरिया में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि बोरियल यानी टाइगा फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। पीटलैंड की बात करें तो नेचुरल फायर ब्रेक है ये सेक्शन ऑफ फॉरेस्ट में। डिहाइड्रेशन एक्सपोजेस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो डेंस कार्बन स्टोर किया जा रहा है, डेंस कार्बन जो स्टोर होता है उससे डिहाइड्रेशन एक्सपोज हो रहा है। साथ ही साथ डिकम्पोजिशन यहाँ पे बढ़ते जा रहा है और फायर ब्रेक यहाँ पे जो है ना, फायर ब्रेक से ये फायर प्रोपेगेटर हो रहे हैं, यानी कि ये जो है ना आपका यहाँ पे फायर जो है अब वो आपका बढ़ते जा रहा है। जितने भी डैमेज्ड पीटलैंड है वो मेजर सोर्स है ग्रीन हाउस गैसेस के। ग्रीन हाउस गैसेस के कारण यहाँ पे पीटलैंड जो है डैमेज होते जा रहे हैं। एनुअल अगर हम लोग देखें तो 6% जो ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक यानी कि हमारे द्वारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रही है ना, उससे यहाँ पे एनुअली जो है ग्रीन हाउस गैस बढ़ते जा रहा है और उसके कारण हमारे जो पीटलैंड है वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की बात करें तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 11 सेशंस जो है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुआ और फर्स्ट टाइम क्योंकि कोविड-19 का टाइम था। तो अगर पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की बात करें तो इसको जर्मनी में 2010 में लॉन्च किया गया था जब क्लाइमेट नेगोशिएशन फेल हो गई थी 2009 की। उसके बाद ये एक इनफॉर्मल एनुअल मीटिंग है। इनफॉर्मल कहने का मतलब है कि पहले से डिसाइड नहीं होती है कि इस मीटिंग में किस किस टॉपिक पे बात किया जाएगा, बस कुछ लोग मिलते हैं, यहाँ पे बातें होनी शुरू हो जाती है। हाई लेवल मिनिस्ट्रीज़ है और यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है और एक कंस्ट्रक्टिव एक्सचेंज किया जाता है। कोई भी जो इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन का जो यहाँ पे इशू है ना, उसको एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अपने व्यू, अपने एक्सपीरियंस, अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है उसको ये एक्सचेंज करते हैं। क्लाइमेट डायलॉग का अगर को चेयर देखें तो ये आज के डेट में यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पास है। तो ये आप देखिएगा कि क्लाइमेट डायलॉग जो है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन FCCC के द्वारा यहाँ पे होता है। हाईलाइट देख लेते हैं इस बार जो 11th एडिशन है इसमें क्या क्या बात की जा रही है। इस एडिशन में जो है ना 30 कंट्रीज़ यानी कि हमारे इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे और को चेयर यहाँ पे जर्मनी के द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड किंगडम और यूके जो है ये इनकमिंग प्रेसिडेंसी है 26 कॉन्फ्रेंस का, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का यहाँ पे आपका जो 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है उसका यहाँ पे प्रेसिडेंसी किसके पास है, तो यूके के पास है। COP26 की बात कर लेते हैं। COP26 जो है शेड्यूल किया गया था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, वो भी नवंबर 2020 में किया गया है, बट अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए। ये कॉन्फ्रेंस जो है फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक था जो कि पेरिस एग्रीमेंट के ही ऊपर किया जाएगा। तो पेरिस एग्रीमेंट आपका ग्लोबल टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग ग्लोबल स्टॉक टेक की बात करें तो यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज का जो एक्शन है इससे जो कंट्रीज़ इम्पैक्ट हो रही है उसके बारे में बात किया जाता है। कुछ इसी से रिलेटेड न्यूज़ की बात करते हैं तो ये है यूरोपियन यूनियन अनवील यूरोपियन क्लाइमेट लॉ। तो क्लाइमेट लॉ क्या है, यानी कि यहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड अब कानून बनाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। ये यूरोपियन ग्रीन डील के द्वारा ये प्रेजेंस किया गया है, वो भी प्रेजेंट लास्ट ईयर में, और इसका एम यही है कि यूरोपियन यूनियन को फर्स्ट क्लाइमेट न्यूट्रल ब्लॉक यहाँ पे वर्ल्ड में बनाना है, वो भी 2050 तक। इस क्लाइमेट लॉ के तहत क्या है कि यूरोपियन यूनियन का जो 2050 का नेट ज़ीरो इमिशन टारगेट है और वो इसको लीगली बाइंडिंग किया गया है। मीन्स यहाँ पे जितने भी मेंबर स्टेट होंगे यूरोपियन यूनियन में आपको 28 मेंबर स्टेट देखने को मिलेंगे, बट एक यहाँ पे ब्रिटेन आपका बाहर हो गया, तो इसके कारण ब्रेक्जिट जो हुआ है तो 27 मेंबर है। सबको यहाँ पे लीगली बाइंडिंग किया गया है, यानी कि इसके सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है और 2050 तक का जो टारगेट है नेट ज़ीरो इमिशन का उसको यहाँ पे अचीव करना है। यहाँ पे न्यू 2030 यूरोपियन यूनियन टारगेट है, वो भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिडक्शन का। तो ये भी आपका रखा गया है। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन करना है अगले 10 साल में, उसके बाद अगले 20 साल में यहाँ पे जो है किसी भी तरीके का इमिशन नहीं होना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यूरोपियन क्लाइमेट लॉ है। काफ़ी ज़्यादा ये कानून से क्लाइमेट से रिलेटेड कानून बनाया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज के दिन में ये ज़रूरत भी है।
नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस फॉर साउथ एशिया प्रोजेक्ट। तो वर्ल्ड बैंक बोर्ड के द्वारा जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनके द्वारा $39 मिलियन तक का यहाँ पे केयर प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है, जिसके द्वारा साउथ एशिया में क्लाइमेट एक्शन लिया जाए। तो केयर प्रोजेक्ट आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये किस लिए है, साथ ही साथ जो है ये किसके द्वारा अप्रूव किया गया है। तो ये हमारे क्लाइमेट एक्शन के लिए है और साथ ही साथ जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा अप्रूव किया गया है। इस प्रोजेक्ट में क्या है, इस प्रोजेक्ट में जो क्लाइमेट थ्रेट्स है और जो डिजास्टर है उसको रेजिलिएंट किया जाएगा, यानी कि जो क्लाइमेट से होने वाली जो और भी ज़्यादा परेशानी है, और भी ज़्यादा जो स्पीशीज़ या फिर फ्लोरा फोना किसी को भी थ्रेट है, तो उसको यहाँ पे देखा जाएगा और रीजनल डेटा और नॉलेज को शेयर करके। इससे क्या होगा कि डेवलपिंग जो इससे जो रीजनल स्टैंडर्ड है वो डेवलप हो पाएगा, गाइडलाइंस यहाँ पे अच्छे तरीके से बना पाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो पाएगा, साथ ही साथ जो क्लाइमेट रेजिलिएंट पॉलिसीज़ इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट मिलेगा। इसमें जो है आपका फंड दिया जाएगा वो भी पब्लिक डोमेन प्लेटफॉर्म में, जिसको रीजनल रेजिलियंस डेटा एंड एनालिटिक्स सर्विस यहाँ पे कहा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्लाइमेट इम्पैक्ट को भी एक्सेस किया जाएगा, जैसे कि सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के, नेपाल, पाकिस्तान, और इनको यहाँ पे एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, वाटर और ट्रांसपोर्ट का सपोर्ट भी दिया जाएगा। केयर प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो $39.5 मिलियन तक का है, जिसमें कि 36 मिलियन जो ग्रांट है वो यहाँ पे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से लिया जाएगा, और 3.5 मिलियन जो है वो यहाँ पे प्रोग्राम फॉर एशिया रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज से लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो केयर जो है वो 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेगा। एक तो यहाँ पे रिम्स है, रिम्स कहने का मतलब है कि रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एंड एशिया है, और एडीपीसी है, यानी कि एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर के बारे में। अब यहाँ पे देख लेते हैं आईडीए के बारे में, इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन। ये है क्या, तो ये आईडीए आपको वर्ल्ड बैंक का पार्ट देखने को मिलेगा, जो कि वर्ल्ड की सबसे गरीब कंट्री होती है उसको यहाँ पे मदद करने के लिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यहाँ पे सामने आता है। इसका एम एक ही है कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी जो है उसको कम करना है, और ग्रांट या फिर लोन यहाँ पे प्रोवाइड करना है उन कंट्रीज़ को जिसमें कि आपका इकॉनमिक ग्रोथ हो सके, इनइक्वालिटीज़ कम हो सके, जो लोग हैं उनके लिविंग कंडीशंस जो है अच्छी हो सके। आईडीए की बात करें, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की, तो इसमें एक अच्छा खासा जो है डेट रिलीफ का लेवल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी हेवली इंडेक्टेड पुअर जो कंट्रीज़ है उससे, और मल्टीलैटरल डेट रिलीफ इनिशिएटिव से। उसके बाद है प्रोग्राम फॉर एशिया रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज। ये क्या है, एक ट्रस्ट फंड है जिसको यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है और एडमिनिस्टर किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। रिसेंटली आप देखोगे कि 2018 में इसको लॉन्च किया गया, जिससे कि जो भी डिजास्टर आते हैं और क्लाइमेट रेजिलिएंट यहाँ पे आपका बूस्टअप हो सके, हमारे जो भी नेबरिंग कंट्री है उसमें, जैसे कि आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये पूरे आप देखोगे कि हमारे जो इंडिया के साथ साथ जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ है उसमें इसको जो है डिजास्टर अगर आ रहा है, क्लाइमेट रेजिलियंस है, तो इस पर काम किया जाएगा। साथ ही रिम्स के बारे में देख लेते हैं, रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एंड एशिया। तो यानी कि यहाँ पे आप लोग नाम में ही देखो कि क्या है कि जो आपका जो डिजास्टर आता है उससे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे लेकर आना है मल्टीपल हैजार्ड के लिए, ठीक है, और वो भी अफ्रीका और एशिया वाले रीजन के लिए। ये एक इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि अर्ली वार्निंग इन्फॉर्मेशन को जनरेट किया जाएगा और इसको अप्लाई किया जाएगा। रिम्स की बात करें तो यहाँ पे कंट्रीज़ जो भी अफ्रीका और एशिया में है उसके एफर्ट से ये आया है। उसके बाद 2004 में जो इंडियन ओशन सुनामी आया था उसी के बाद इसको लाया गया है। तो इंडियन ओशन सुनामी हम लोग देखें कि बहुत ही भयंकर ये आया था, उसके बाद से इस तरीके का रिम्स का जो है क्रिएट किया गया। रिम्स में आप देखोगे तो यहाँ पे मेंबर स्टेट है और साथ ही साथ इंड टू इंड अर्ली वार्निंग, यहाँ पे सुनामी या फिर हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड आने वाला है तो इंड टू इंड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपका चेंज किया जाएगा। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि थाईलैंड में है, साथ ही इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और आज के डेट में जो है ना रिम्स काउंसिल में हमारी चेयर भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एडीपीसी जो कि एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर है। तो ये क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों की रेजिलियंस के लिए और डिजास्टर का जो इंस्टीट्यूशन है उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे, और जो भी क्लाइमेट चेंज से होने वाले इम्पैक्ट हम लोग एशिया और अफ्रीका पैसिफिक में देख रहे हैं उसको यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। 1986 में बनाया गया था, थाईलैंड में इसका जो है हेड क्वार्टर है। इसका आप देखोगे कि यहाँ पे 9 फाउंडिंग मेंबर्स के द्वारा गवर्न किया जाता है। इंडिया भी इसका मेंबर है, साथ ही साथ चाइना, कंबोडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस और श्रीलंका और थाईलैंड है। तो इंडिया इसका मेंबर है, ये भी ध्यान रखना है। इंडिया किसका मेंबर है ये आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। डिजास्टर मैनेजमेंट से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ चुकी है, इस बार भी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो मे बी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड।
तो देख लेते हैं, रिसेंटली यूके के द्वारा ये कंफर्म किया गया है कि फर्स्ट को चेयर ऑफ गवर्निंग काउंसिल वो भी इंडिया लीड जो ग्लोबल है, यानी कि यहाँ पे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसमें पहला चेयर किसको दिया गया है, यूके को। अब CDRI के बारे में देख लेते हैं। इंडिया के PM के द्वारा, यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है, वो भी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट जो कि 2019 में हुआ था USA में, और पहली बार ये आइडिया लेकर आया गया था 2016 में। इनॉग्रेट किया गया है एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसके अगर फाउंडिंग मेंबर की बात करें तो यहाँ पे इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, भूटान, फिजी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मालदीव्स, मैक्सिको, मंगोलिया, रवांडा, श्रीलंका और यूके है। ये आप वॉलेंट्री इंटरनेशनल ग्रुप देख सकते हो, यानी कि यहाँ पे आपके गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशन के एजेंसीज, बैंक, प्राइवेट सेक्टर्स ग्रुप, एकेडमिक, ये सब कुछ यहाँ पे आ सकते हैं, जिसके द्वारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को रेजिलिएंट यहाँ पे प्रोवाइड करना है वो डेवलप किया जा सकता है। कहने का क्या मतलब होता है, देखिए कोई भी अगर डिजास्टर आता है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बर्बाद होती है। चाहे अगर आप लोग देखो कि फ्लड आता है तो उससे हमारा फ्लड आए, अर्थक्वेक आए, या फिर आपका जो है सूखा आए, तो इससे हमारे जितने भी रोड होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं, या फिर रोड जो है टूट जाते हैं, या फिर बहुत सारे जो ऐसे साइक्लोन आते हैं तो बहुत सारे बिल्डिंग्स टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो ठप हो जाता है क्योंकि रोड क्रैक हो जाते हैं। साथ ही साथ जो है आपका बिजली, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो इतनी भी तार वगैरह वायर है वो टूट जाते हैं। तो इससे जो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और वापस से ये डिजास्टर्स आकर जो है क्या करते हैं कि जो हमारे पास बचा कुछ है उसको भी ले डूबते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है कि नेक्स्ट टाइम से जब भी यहाँ पे क्लाइमेट डिजास्टर आए, क्योंकि डिजास्टर को कोई रोक नहीं सकता, बट डिजास्टर आ रहे हैं तो उसके इफेक्ट को हम लोग कम कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बर्बाद हो रही है, उससे अगर टूट रहे हैं तो उसको हम लोग टूटने से बचा सकते हैं। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ऐसे रोड बनाने हैं, बिल्डिंग बनाने हैं, सड़कें बनानी है, डैम बनानी है, कि किसी भी तरीके का अगर आपदा आ जाए तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी तरीके का बैड इम्पैक्ट ना पड़े, वो टूटे नहीं, क्रैक ना हो। ओके, तो इसको डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ह्यूज डैमेज जो होता है ना, क्योंकि आप लोग देखो कि बहुत ज़्यादा हम लोग का खर्चा हो जाता है। जैसे एक साइक्लोन भी आता है अगर उड़ीसा या वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, तो ह्यूज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होते हैं, और उसके बाद खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो खर्चे बचाने हैं, क्योंकि हम लोग का जो सपना है कि 2024 तक हम लोग को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, तो उसके लिए हम लोग को इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बूस्टअप होता है तो वो कंट्री की जो कह सकते हो कि उस कंट्री की जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि फंडामेंटल, वो स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बातें हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करें तो 2 तरीके का होता है, स्ट्रक्चर मेजर्स लिया जाएगा, नॉन स्ट्रक्चर मेजर्स है। स्ट्रक्चर मेजर्स में क्या है कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन को एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि सही तरीके से डिज़ाइनिंग की जाएगी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का। एक अच्छा खासा यहाँ पे डिजास्टर रिस्क का रिफ्लेक्ट होगा। अगर फ्लड कंट्रोल सिस्टम है, प्रोटेक्टिव इम्पैक्टमेंट बनाया जाएगा, सी वेल रिहेबिलिटेशन होगा। ठीक है, नॉन स्ट्रक्चर मेजर्स में क्या है कि रिस्क सेंसिटिव प्लानिंग बनाई जाएगी, यानी कि अगर जैसे अर्थक्वेक किसी रीजन में आता है तो क्या क्या किस किस एरिया में किस तरीके का रिस्क है उसके लिए प्लान बनाया जाएगा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, हैजार्ड मैपिंग की जाएगी, इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट है, डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग की जाएगी। तो ये सारा यहाँ पे नॉन स्ट्रक्चर मेजर्स के तहत लिया जाएगा। फाइन, अब यहाँ पे आते हैं, ये मेजर कोएलिशन है जो कि इंडिया के द्वारा जो है यूनाइटेड नेशन के बाहर इसको लॉन्च किया गया है। एक तो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस था जिसकी हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। दूसरा हमारा ये आपको जो है CDRI देखने को मिलेगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे न्यू दिल्ली में है। तो ये 2 हमारे यहाँ बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ पे इसकी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। CDRI के बारे में बात करें तो यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ के टारगेट को सेट किया जाएगा कि वो डिजास्टर डेथ को कैसे कम कर सकते हैं, लोगों की भी हानि होती है, साथ ही इकोनॉमिक लॉस को कैसे कम कर सकते हैं, और हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है उसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सेंटाई फ्रेमवर्क भी लाया गया था जिसके तहत कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी है जिसमें कि हम लोग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है। तो ये सारे बातों को ध्यान में रखकर जो है यहाँ पे आपका गाइडेंस लाया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल के बारे में बात करें तो ये हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी होगा। CDRI का को चेयर यहाँ पे इंडिया के द्वारा किया जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव जो अनदर नेशनल गवर्नमेंट का है तो वो यहाँ पे हर 1-2 साल में रोटेटिंग के बेसिस पे यहाँ पे बनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का जो एजेंडा है 2030 का जो प्रिंसिपल, उसी के बेसिस में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी नहीं छूटे, कोई भी जगह नहीं छूटे, कोई भी इकोसिस्टम यहाँ पे नहीं छूटे। फोकस करना है वल्नरेबल रीजन में, पॉपुलेशन में, यानी कि वैसे लोग जो कि यहाँ पे वो जो क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो सबसे पहले लोग हैं जो कि हिट होते हैं, उन सारे लोगों को जो है यहाँ पे टारगेट करके चलना है। ठीक है, CDRI का यहाँ पे मिशन के बारे में बताया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग।
यहाँ पे क्या है कि अवेयरनेस फैलाना है, लोगों को बताना है, साथ ही कमिटमेंट लेकर आना है गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स के बीच में। अवेबिलिटी यानी कि नॉलेज सिस्टम की अवेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, अवेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस यहाँ पे बढ़ानी है, गवर्नेंस एंड पॉलिसी को यहाँ पे बेटर करना है, रिस्क आइडेंटिफाई करनी है, रेजिलियंस स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन पे ध्यान देना है, कैपेसिटी डेवलपमेंट करनी है, रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन करना है, इनोवेशन इमरजेंसी टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस की यहाँ पे है। तो ये सारे बातों को यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट आते हैं कोविड-19 और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो कंट्री वाइड जो है ये कोविड-19 आपका स्प्रेड हो चुका है। अब कोविड-19 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक पर्सपेक्टिव है, यानी कि कोविड-19 ये फर्स्ट पैन इंडिया बायोलॉजिकल डिजास्टर्स है जो कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्रीज़ के द्वारा इसको हैंडल किया जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम है जो कि पैंडेमिक जो है रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए नोटिफाइड डिजास्टर, यानी कि पैंडेमिक कहने का मतलब कि ऐसी डिजीज़ जो कि पहली बार आउटब्रेक हो और वो कम टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को अफेक्ट किया हो और इसका कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो, इसको नोटिफाइड डिजास्टर्स के अंदर रखा गया है, वो भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर बात करें, एक्ट है हमारे यहाँ, तो फर्स्ट टाइम ये इंडिया में है जो कि इन्वोक किया गया था कि अच्छे तरीके से इस क्राइसिस को जो है मैनेज किया जाएगा। करेंट जो लॉकडाउन लगाया गया है वो लॉकडाउन यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत लगाया गया है। दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड, ठीक है, क्योंकि बहुत ही नया कंसेप्ट है लॉकडाउन, आप लोग पहली बार ये सारी वर्ड सुने होंगे। तो लॉकडाउन जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही लगाया गया था। तो ये एक्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्ट से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक्ट आप देखोगे कि यहाँ पे इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात की जाती है डिजास्टर का, जो भी मैटर यहाँ पे कनेक्टेड है। इसमें बातें क्या क्या की गई है, इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें तो ये नोडल सेंट्रल बॉडी है जिसमें कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया जाता है अगर किसी भी तरीके का डिजास्टर मैनेज करना है। इसकी चेयरपर्सन कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ पे आप देखोगे कि इस मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर क्या होता है कि डिजास्टर को किस तरीके से मैनेज करना है उसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है, प्लान बनाया जाता है और गाइडलाइन बनाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इसको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जो कि होम सेक्रेटरी इसको हेड करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सेक्रेटरीज है बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट के। और अगर हम लोग स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें तो ये हर एक स्टेट के चेयरमैन के द्वारा इसको चेयर किया जाता है और इसमें 8 मेंबर से ज़्यादा यहाँ पे मेंबर नहीं हो सकते। साथ ही यहाँ पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी यहाँ पे रखा जाएगा। डिजास्टर अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें तो इसको चेयर किया जाता है डीएम और कलेक्टर के द्वारा, और इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोकल अथॉरिटी के वो यहाँ पे एक्स ऑफिसियो को चेयरपर्सन होते हैं। ट्राइबल एरिया में देखें जो कि 6th शेड्यूल में है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के होते हैं वो यहाँ पे एक्स ऑफिसियो को चेयरपर्सन होंगे। तो ये सब बातें याद रखनी है, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। और एक्ट जो है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि ट्रेनिंग मॉड्यूल यहाँ पे डेवलप कर सके, रिसर्च कर सके, डॉक्यूमेंटेशन लेकर आ सके जहाँ भी डिजास्टर को मैनेज करना है। साथ ही नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, वो भी किस लिए, तो यहाँ पे स्पेशल रिस्पांस के लिए, यानी कि जो डिजास्टर आते हैं उसके स्पेशल रिस्पांस के पर्पज़ के लिए यहाँ पे आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाया गया है। अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है और साथ ही साथ यहाँ पे स्टेट के लिए भी है, डिस्ट्रिक्ट के लिए भी यहाँ पे फंड बनाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे फंड को बनाया है और इसका नाम है नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, जो कि एक्सक्लूसिव मिटिगेशन प्रोजेक्ट के लिए है, कैसे यहाँ पे टैकल करना है डिजास्टर को। और ये सिमिलर फंड जो है ये आपका स्टेट और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी बनाया गया है। तो इस एक्ट के तहत क्या क्या बातें की गई है ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। आगे है यहाँ पे कि हर एक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे प्रोविजंस लेकर आ सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का, और वो भी अपने एनुअल बजट में। जो एनुअल बजट निकल कर आता है उसमें इसमें क्या क्या प्रोविज़न न्यू इंक्लूड करना है उसके बारे में यहाँ पे बजट में ला सकते हैं। साथ ही इस कानून के तहत जो पीनल प्रोविज़न है, अगर इस प्रोविज़न का कोई हनन करता है तो उसको यहाँ पे इस कानून के तहत जो है यहाँ पे सजा भी मिलेगा, यानी कि पीनल प्रोविज़न भी लगेगा। कानून के तहत देखें तो इंटरनेशनल जो कॉपरेशन है जैसे कि यूनाइटेड नेशन है तो उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर हम लोग देखें कि कुछ भी अगर कंटेंट है इस कोई भी हमारे लॉ के इस कानून में, तो सेंटर जो है कुछ डायरेक्शन भी इश्यूज़ कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि ज़रूरी है किसी भी डिजास्टर को टैकल करने के लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है वो यहाँ पे बाउंड है कि इस तरीके के डिसीजंस को वो कंप्लाई करे। तो बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर कोई भी इस तरीके का सिचुएशन अगर होता है जिसमें कि सेंटर को लगता है कि कोई एक नेसेसरी यहाँ पे डायरेक्शन देने की ज़रूरत है और सेंटर को, स्टेट को उसको मानना ही मानना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका एक एक्ट है वो है एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट। तो ये एक्ट जो है आपका स्टेट के द्वारा लगाया गया था और इस एक्ट को यहाँ पे स्टेट के द्वारा अप्लाई किया गया था कि वो यहाँ पे लॉकडाउन लगाए। अब बहुत बड़ी बात है,
ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स आपको यही चीज़ देखने को मिलता है कि क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो लॉकडाउन जो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आता है या फिर लॉकडाउन आपका एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के अंदर आता है। लेकिन कन्फ्यूज़न मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि मार्च में आपका 26 मार्च को आई थिंक कि जो लॉकडाउन लगाया गया था, वो आपका जो फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगाया गया था पूरे पूरे इंडिया में, वो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लगाया गया था। उसके बाद सेकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया था इसी में, थर्ड लॉकडाउन भी इसी में लगाया गया था। लेकिन जब अनलॉक स्टार्ट हो रहा था, यानी कि सेंटर जो है अनलॉक करना स्टार्ट की थी फर्स्ट अनलॉक, तो उस समय क्या था कि हर एक स्टेट की स्थिति उतनी बेटर नहीं थी। तो इस तरीके से सेंटर के द्वारा स्टेट को ये प्रोविज़न दिया गया था कि अगर आपको लगता है कि आपके इस राज्य की स्थिति सही नहीं है, आप यहाँ पे लॉकडाउन किए रखना चाहते हो, सारी चीज़ों को अभी भी बंद करना रखने चाहते हो जिससे कि आपके यहाँ केसेस कंट्रोल हो सके, तो स्टेट को जो पावर दिया गया था लॉकडाउन लगाने का वो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के थ्रू दिया गया था। ठीक है, स्टेट के पास एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के थ्रू है और सेंटर के पास जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू है। ये जो एक्ट है ये आपका कब से आया है, जो बुबोनिक प्लेग जो बॉम्बे में था उसके बाद से एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट लाया गया है। इंडिया की अगर सॉलिडेटरी लॉ की बात करें तो यहाँ पे हिस्टोरिकली इसको यूज़ किया जाता है और इसमें जो कोई भी महामारी, कोई भी डिजीज़ जैसे कि आपका कॉलरा, मलेरिया अगर फैलता है तो इस डिजीज़ को, इस एक्ट को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इस कानून के द्वारा जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे एक्सेप्शनल मेजर्स लेने का भी अधिकार है। अगर कुछ यहाँ पे आप देखते हो कि जैसे पता नहीं चल रहा था कि अचानक से ये कोरोना वायरस फैल रहा था, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, बट सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर यहाँ पे बहुत ही जल्दी एक्शन लिए थे। तो एक स्पेशल यहाँ पे एक्सेप्शनल मेजर लेने का भी अधिकार है और साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस भी स्पेसिफाई किया गया है कि अगर यहाँ पे कुछ एक्ट का अगर वायलेट करता है, हनन करता है, तो फिर उसको पीनल एक्शन दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि इस एक्ट के थ्रू आपका यहाँ पे डेंजरस, इन्फेक्शियस, कंटेजियस डिजीज़ और एपिडेमिक, ये सारी चीज़ों को डिफाइन नहीं किया गया है। एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है लेकिन फिर भी एपिडेमिक यहाँ पे डिजीज़, यहाँ पे एपिडेमिक को जो है ना वो आपका डिफाइन नहीं किया गया इस एक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे एपिडेमिक और पेंडेमिक में अंतर क्या है? पेंडेमिक तो मैं आपको बताई कि एक डिजीज़ ऐसा जो कि बिल्कुल नया हो और मोर देन वन कॉन्टिनेंट से जो है आपका फैल चुका हो, कम समय में ज़्यादा लोगों को अफेक्ट किया गया हो और इसका कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो। बट एपिडेमिक की अगर बात करें, जैसे कि इबोला वायरस आपको याद होगा ईस्ट अफ्रीका में ये फैला था। तो इबोला वायरस क्या था कि बिल्कुल न्यू वायरस था और ये कुछ ही जगह पे, यानी कि एक ही कॉन्टिनेंट के कुछ ही जगह पे ये फैल के रह गया था। ये बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे नहीं फैला गया था और इसका आपका वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं था। तो अगर कुछ ही जगह पे ये लिमिटेड है, जैसे ईस्ट अफ्रीका में ही ये लिमिटेड रह गया था इबोला वायरस, कुछ केसेस जो है एका दुका केसेस आपको दूसरे कॉन्टिनेंट में देखने को मिला, जिससे कि और ज़्यादा ये वाइड स्प्रेड नहीं हो पाया, तो उसको हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। और थर्ड होता है इंडेमिक। इंडेमिक कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही वो डिजीज़ पाया जा रहा है, एकदम पर्टिकुलर जगह। जैसे आप कुछ स्पीसीज देखते हो कि ये इंडेमिक है, सिर्फ इसी जगह पे ही पाया जाता है और ऑल ओवर द इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं नहीं पाया जाता, तो उसको हम लोग इंडेमिक कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बातें भी याद रखिएगा। तो ये कानून आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि ये कानून दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे साइक्लोन मैनेजमेंट इन इंडिया। तो धीरे धीरे एक एक लेसन आपका डेली आते जाएगा क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम दे पा रही हूँ अभी विज़न IAS के टेस्ट सीरीज़ को। तो आप लोग का टेस्ट सीरीज़ चल रहा है जो कि अलग से चल रहा है। अगर आप लोग को फिर भी ज्वाइन करना है अभी भी तो कोई देर नहीं हुआ है, 12 टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और ऋषिका CH77 पे आप लोग मेल कर सकते हो @gmail.com, जिसके बाद आपको प्रोसीजर बताया जाएगा। 199 आपको पे करनी है और उसके बाद आप लोग इस विज़न IAS के सीरीज़ का आप लोग मेंबर बन सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम जो है मैं 30 टेस्ट सॉल्व कराने का कोशिश करूँगी, लेकिन मिनिमम आपका 25 टेस्ट तो ज़रूर सॉल्व होगा। 12 सॉल्व हो चुका है, अभी भी 20 दिन बाकी है, आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हर एक दिन आपका एक टेस्ट सॉल्व होता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो, अभी तक सॉल्व नहीं किए हो, तो मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे आपको लेसन में हमारे चैनल पे कम वीडियो देखने को मिल रहा है क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं वहीं पे दे पा रही हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ और भी प्रीवियस लेसन देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। फिर भी आपको मेरी हेल्प की अगर ज़रूरत है कुछ और, अगर आप लोग को कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा है, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और आगे लेसन्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।